Hey besties, how are you all? I hope you all are doing good. I'm Prachi from the channel Literature with Prachi and we were doing BGC 103 Block 2 and today we are going to start Unit 4 which is the Binding Wine Characterization. So now let's talk about the topic of this unit. So in this unit we have only two topics and today we are going to cover both. शशि देश पांडे आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। तो शशि देश पांडे का मतलब वो कैरेक्टर वो किस तरह से अपने नोवेल में कैरेक्टर को दिखाती है, किस तरह से कैरेक्टराइजेशन करती है अपनी नोवेल में। तो शशि देश पांडे की अगर बात करें तो ये अपने कैरेक्टर्स को जो है वो ज्यादातर वो मॉडर्न इंडिया के मिडिल क्लास लोग होते हैं, अर्बन मिडिल क्लास, दैट मीन्स वो सिटी कह सकते हो, सिटी से होते हैं। Her focuses on women and the men come alive through her female characters. तो ये जो है अगर वो वुमेन या किसी वुमेन या मेन के बारे में बता रही होते हैं वो सब एक फीमेल कैरेक्टर के थ्रू आता है। मतलब कह सकते हो कि इनके स्टोरी में या मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स में जो प्रोटैगनिस्ट होती है वो फीमेल होती है एंड द ओवरऑल इफेक्ट इज लाइक रियल ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्टिंग विद अस। एंड हम लोग कह सकते हैं कि जो शशि देश पांडे की नोवेल होती है उसमें ऐसा लगता है जैसे कि वो उस नोवेल के जो करेक्टर है, जो प्रोटैगोनिस्ट है, वो मतलब एक रियल ह्यूमन बीइंग है जिस जो हमसे बातें कर रहा है या कर रही है। तो शशि देश पांडे क्रिएट्स लाइफ लाइक करेक्टर्स, मतलब कि बोलते हो ना किसी करेक्टर में जान डाल दिया, उसी तरह से शशि देश पांडे जो है वो अपने नोवेल के करेक्टर्स को एक तरह से लाइफ दे देती है। ऐसा लगता है कि वो करेक्टर्स सचमुच में एग्जिस्ट करते हैं। So we cannot claim that she creates unforgettable superhuman female heroes and her characters are ordinary women who face life's vagaries, get irritated, depressed, and yet at a point in time every reconcile with life. तो शशि देश पांडे ऐसा नहीं कह सकते कि वो जो है वो मतलब सुपर ह्यूमन फीमेल बनाती है, मतलब ऐसा नहीं है, वो सुपर ह्यूमन नहीं बनाती, वो कोई सुपर हीरो नहीं बनाती है, बट वो एक ऐसी फीमेल, एक ऑर्डिनरी वुमेन को दिखाती है अपने नोवेल में जो इरिटेटेड होती है, डिप्रेस्ड होती है, बट एक टाइम पे आके मतलब मोस्टली ऐसा कब होता है जब नोवेल खत्म होने वाला होता है, तो उस टाइम पे वो लाइफ से वो लाइफ को समझ जाती है एंड जो वुमेन है दे कंसील विथ लाइफ एंड द फाइनल रिकंसिलिएशन अचीव्ड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग लाइफ। और ये रिकंसिलिएशन कब उसे फाइनली जो है वो अचीव होता है उस प्रोटेगोनिस्ट को, जब वो लाइफ को समझ जाती है और ये जो भी उसके लाइफ में कुछ भी चीजें होती है, कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो उसे एक स्ट्रेंथ देता है एंड वी कैन सी उर्मीज स्ट्रेंथ। और हम लोगों ने उर्मी का स्ट्रेंथ भी देखा जब वो कहती है कि आई एम नॉट गोइंग टू ब्रेक। बट ये वही उर्मी होती है इस नोवेल में जो स्टार्टिंग में खुद को उसके ग्रीफ से, अपनी बेटी जो उसकी बेटी है उसका डेथ हो जाता है, उसके ग्रीफ से वो बाहर नहीं लाना चाहती और अब वही उर्मी लास्ट में नोवेल में हम देखते हैं कि उसे एक स्ट्रेंथ मिल जाता है, वो मतलब वो लाइफ को जो है समझ जाती है एंड वो फिर ये भी कहती है आई एम नॉट गोइंग टू ब्रेक एंड टुवर्ड्स द एंड उर्मी अपीयर्स स्ट्रॉन्ग। और जैसा कि हम लोगों ने नोवेल के लास्ट में देखा भी है कि उर्मी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती है and she is not the wailing grieving Urmi whom we meet in the beginning of the novel। तो जब नोवेल स्टार्ट होता है तो हम लोगों ने कैसे उर्मी को देखा था जब वो रो रही होती है अपनी डॉटर के लिए, जो बिल्कुल मतलब एक ट्रॉमा में आ जाती है कह सकते हो। बट जैसे जैसे नोवेल आगे बढ़ता है फिर जब खत्म होने पे आता है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग उर्मी देखने को मिलती है। तो ऐसा ही हमें शशि देश पांडे की नोवेल में देखने को मिलता है। Shashi Deshpande's art lies in her method of showing the characters। तो जो शशि देश पांडे है इनका जो नोवेल होता है मोस्टली हमें वहाँ पे शोइंग टेक्निक देखने को मिलती है, जहाँ पे जो प्रोटैगोनिस्ट है वो स्टोरी हमें बता रहा होता है, मतलब कि नोवेल जो है वो फर्स्ट पर्सन में होती है। And since she adopts the technique of flashback and a stream of consciousness, तो जो शशि देशपांडे है वो फ्लैशबैक टेक्निक का यूज करती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करती है, जहाँ पे हम लोगों ने ये बाइंडिंग माइंड में भी देखा है जहाँ पे जो उर्मी है वो अपने फ्लैशबैक में चली जाती है, वो अपने जैसे कि सामने वाला कुछ बोल, जैसे वना ने उसके चाइल्डहुड के बारे में बात किया तो अब जो उर्मी है वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगी है, जहाँ पे उसके दादू थे वो कितनी हैप्पी थी, और फिर ये भी सोचती है कि उसके मदर मदर ने उसे क्यों ना दूर कर दिया खुद से। तो ये सब क्या है, उसका स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस है, क्या हुआ वो फ्लैशबैक में चली गई है ना। And we share the characters through the consciousness of the protagonist, and yes,
अगर जैसे एक तो प्रोटैगोनिस्ट है, तो हम लोग प्रोटैगोनिस्ट को उसके क्वालिटी के थ्रू भी जानते हैं, एंड जो कैरेक्टर्स हैं, जो सामने वाला जिससे भी जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट है वो इंटरेक्ट कर रहा है, चाहे जैसे कि हमारा जो नोवेल है बाइंडिंग वाइन, उसमें जो उर्मी है जो हमारी प्रोटैगोनिस्ट है वो कितने लोगों से मिलती है, वो कल्पना से मिलती है, देन उसकी जो मदर है शकुताई उनसे मिलती है। तो उनसे बात करने के बाद जो प्रोटैगोनिस्ट है जो उर्मी है उसका एक कॉन्सियसनेस बनता है, मतलब वो उनके बारे में एक थॉट बनाती है कि वो ऐसे पर्सन है, और उसी तरह से हम भी उन्हें उन कैरेक्टर्स को देखते हैं। मतलब कि जो भी कैरेक्टर्स हमें नोवेल में देखने को मिलते हैं प्रोटैगोनिस्ट के अलावा, मैं बोल रही हूँ, तो देखने को जो मिलते हैं वो हमें प्रोटैगोनिस्ट के कॉन्सियसनेस के थ्रू उनके बारे में पता चलता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो सी लिव्स her readers free to make their own assessment and to judge the main characters as per their action, words and interactions with others. तो शशि देशपांडे की एक और बात है जहाँ पे वो रीडर्स को बिल्कुल फ्री छोड़ देती है, मतलब वो ऐसा नहीं बताती कि उर्मी कैसी है, उसका करेक्टर कैसा है, उसकी क्वालिटीज क्या है, किस टाइप की पर्सन है, वो ऐसा नहीं बताती। वो बस उस करेक्टर के एक्शन के थ्रू, वो किस तरह से बात करते हैं, वो दूसरे लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उसके थ्रू हमें हमारे मेन कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है कि वो किस तरह की पर्सन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाइंडिंग वाइन में जो उर्मी है वो प्रोटैगोनिस्ट है, एंड ऐसा कहीं नहीं बोला गया है नोवेल में कि वो अग्रेसिव है, शॉर्ट टंग्ड है, ऐसा कहीं नहीं बोला गया है। बट उसके वे ऑफ टॉकिंग से, जिस तरह से उसने वना को जवाब दिया जब वना उसे शांत करने आती है, तो किस तरह से, जिस तरह से उर्मी ने जवाब दिया एग्रेसिवली, उससे हमें पता चलता है कि वो एक एग्रेसिव वुमन है, शॉर्ट टंग्ड है, इस तरह की चीजें। So the first opening conversation with Vana provides us the clue. तो जैसे वना आई मीन टू से जो उर्मी है उसके बारे में हमें कैसे पता चला, तो जो फर्स्ट कन्वर्सेशन होता है वना और उर्मी के बीच में, उससे हमें एक क्लू मिलता है कि जो उर्मी है वो किस तरह की पर्सन है। शी टेल्स द स्टोरी यूजिंग फर्स्ट पर्सन नरेशन। हाँ, तो ये जो नोवेल है ये शोइंग टेक्निक है, तो ऑफ कोर्स ये जो नोवेल है ये फर्स्ट पर्सन नरेशन, मतलब यहाँ पे आई का यूज हुआ है। एंड शी इज द प्रोटैगनिस्ट एंड शशि देशपांडे गिव्स हर द फ्रीडम टू स्पीक आउट हर माइंड एंड टू ग्रो। मतलब यहाँ पे जो उर्मी है, मतलब उसको एक तरह का कह सकते हो कि एक लिमिटेड जगह नहीं दिया गया है, वो अपने हिसाब से, मतलब आई का यूज हुआ है, यानी कि वो अपने हिसाब से जो है हमसे बात, मतलब हमसे बात कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। तो ये सारी चीजें हैं कैरेक्टर्स इन द नोवेल। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो नोवेल है द बाइंडिंग वाइन, उसमें किस तरह के कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। तो पहली तो है उर्मी, जो कि इस नोवेल की प्रोटैगोनिस्ट है, एंड उर्मी होल्ड्स अ पाइवटल पोजीशन इन द नोवेल। तो उर्मी जो है ये इस नोवेल में एक पाइवटल पोजीशन जो है होल्ड करती है, जहाँ पे हमें उर्मी एज अ सेंट्रल कैरेक्टर देखने को मिलती है, जहाँ पे इसके अराउंड स्टोरी मूव कर रही होती है, प्लॉट आगे बढ़ रहा होता है। जिस भी कैरेक्टर से उर्मी मिलती है हम एज अ रीडर उस कैरेक्टर को जान पाते हैं, और हमें उस कैरेक्टर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फो नहीं होता। बट उर्मी जिस तरह से, उसका जो उर्मी का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है सामने वाले के कैरेक्टर को लेकर, हमें एज अ रीडर उसी तरह से उस सामने वाले कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अगर नहीं हुआ तो सो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। सो द प्लॉट टेक शेप एंड कम्स अलाइव थ्रू हर कॉन्शियसनेस। तो जो प्लॉट है वो उर्मी के साथ चलता है, एंड उर्मी के कॉन्सियसनेस से ही, उसके ही थ्रू जो है आगे बढ़ता है। एंड जो जैसा मैंने बताया वो जिस भी कैरेक्टर से मिलती है एज अ रीडर, हमें भी उन कैरेक्टर को देखने को मिलता है, और हम उन कैरेक्टर्स को उर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सो उर्मी जो है, अगर उर्मी की बात करें तो उर्मी जो है एक अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास वुमन है, एंड उसका जो प्रोफेशन है शी इज अ लेक्चरर। और वो जो है हमें इस नोवेल में एज अ एक्टिव एंड स्मार्ट वुमन देखने को मिली है। उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसकी बात करें तो शी इज डार्क, एंड डॉक्टर भास्कर ने जैसा पॉइंट आउट किया है, तो उर्मी जो है उनके जैसा उन्होंने बताया नोवेल में, तो उर्मी जो है एक प्लेन लुकिंग वुमन है, एंड वो ग्लासेस पहनती है, उसका जो ब्लाउज है वो उसकी साड़ी से मैच नहीं करता। दैट मीन्स शी इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर अपीयरेंस। एज अ मदर अगर उर्मी की बात करें तो उर्मी बहुत ही लविंग मदर है, जो अपनी चिल्ड्रन को बहुत प्यार करती है, और जब उसकी डॉटर अनु का डेथ होता है तो वो पूरी तरह से टूट सी जाती है। When the novel opens we meet an
मीट एंड एंग्री ब्रोरिंग एंड इम्पेशेंट उर्मी। तो जब नोवेल जो है खुलता है, जब बिगनिंग होता है इस नोवेल का, तो हम एक ऐसी वुमन से मिलते हैं, मतलब उर्मी, ऐसी उर्मी को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होती है, ब्रूडिंग होती है, पेशेंट होती है। सो जो उर्मी है वो सेंसिटिव होती है एंड कीप्स ऑन थिंकिंग ऑफ अ डॉटर, अपनी डॉटर के बारे में सोचते रहती है कि उसकी डॉटर कि मतलब उसके ख्यालों में खोई रहती है कि वो अपनी डॉटर से कितना प्यार करती थी उसकी यादों के साथ। और वो उस पेन से, जो उसकी जो डॉटर का पेन है, डेथ का पेन, वो उससे बाहर आना नहीं चाहती थी, वो उस पेन को भूलना नहीं चाहती थी। दो शी इज ग्रीफ स्टिकन, शी डज नॉट वांट सिंपैथी। और जो उर्मी थी वो अपने दर्द से जुड़े रहना चाहती थी, वो उससे दूर जाना नहीं चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि उसे कोई सिंपैथी दे, उसे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए थी। और उसे बहुत गुस्सा आता है जब वना आती है उर्मी से बात करने के लिए। एक्चुअली वना जो है वो उर्मी का दुख कम करना चाहती है, उसका ग्रीफ कम करना चाहती है, बट उर्मी को ये चीज़ पसंद नहीं आती। उर्मी को ये बात पता है कि वना का मोटिव क्या है, वो क्यों आई है, लेकिन इंस्टेड ऑफ अप्रिसिएटिंग वना, वो उस पर ही गुस्सा हो जाती है। This is because Urmi is independent by nature, she is strong-willed and she does not like people's sympathy. अब देखो वो गुस्सा क्यों होती है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट नेचर की वुमन है, उसे किसी का सिंपैथी पसंद नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन है एंड शी वुड रादर फेस हर ग्रीफ अलोन। वो चाहती है कि वो अपना दुख दर्द जो है अकेले ही फेस करे। एंड हमें मतलब स्टार्टिंग में जो वो ग्रीफ के साथ उर्मी देखने को मिलती है, तो वो एक पुअर इमेज होता है उर्मी का। This does not mean that Urmi is insensitive and unsympathetic. अब देखो वो किसी और का सिंपैथी नहीं चाहती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनसेंसिटिव है, वो अनसिंपैथेटिक है। वो देखो उर्मी जो है आगे हमें स्टोरी में देखने को मिलता है, नोवेल में देखने को मिलता है, और हमने देखा है जो हमारा जो प्रीवियस सेशन था उसमें हम लोगों ने देखा है कि उर्मी जो थी, शी एम्पैथाइजेस विद शकुताई, कल्पना, है ना। She is the only one to stand by Shakutai and her family when others keep away from them. तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से उर्मी ने शकुताई का साथ दिया, उसकी फैमिली का साथ दिया, जब सब लोग उससे, शकुताई से, उसकी फैमिली से दूर थे, उसकी मदद नहीं करना चाह रहे थे। अब उनका कोई भी रीजन हो, उससे हेल्प नहीं कर रहे थे। वहां उर्मी ने जो है शकुताई का साथ दिया एंड शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम विद शकुताई, लिसन्स टू हर प्रॉब्लम्स, helps her and visits her so often that her mother objects to her getting involved in this case. Urmi does not care for public opinion. तो जो उर्मी है वो बहुत सारा टाइम शकुताई के साथ बिताती थी, वो उनकी प्रॉब्लम सुनती थी, उनकी हेल्प भी करती थी, और शकुताई भी काफी भरोसा करती थी उर्मी पे। एंड उर्मी की जो मदर है वो इस बात से खुश नहीं थी, उन्हें ये पसंद नहीं था उर्मी का शकुताई का हेल्प करना। बट उर्मी जो है वो पब्लिक ओपिनियन की चिंता नहीं करती है, मतलब होता है ना कि लोगों की फिक्र नहीं करना, जो उर्मी को करना है वो करती थी। सो उर्मी हैज क्लियर आइडियाज अबाउट वुमेन्स राइट। उर्मी के पास वुमेन राइट का एक क्लियर आइडिया था, जिसके थ्रू जो है शकुताई की हेल्प करती है वो। She does not flaunt her families, but she asserts that Kalpana's case should be made public. She gives the details to the press, and she also wants to publish Meera's poems so that women get heard. तो देखो जो उर्मी है वो ऐसा नहीं है कि she does not flaunt her families, लेकिन जो कल्पना का केस था वो चाहती थी कि उर्मी चाहती थी कि कल्पना का जो केस है वो पब्लिक में आए। और उसने जो है कल्पना के केस का डिटेल जो है प्रेस को दिया, कल्पना का जो केस है, जो उसका प्रॉब्लम है, वो लोगों के बीच आया। एंड जो उर्मी है वो मीरा का जो पोएम है, उसका जो भी किस्सा डायरी था, वो चाहती थी, उर्मी ये भी चाहती थी कि मीरा का भी जो पोएम्स है वो पब्लिश हो। दो थियोरेटिकली though theoretically she is right, socially such a resolution is neither viable nor appreciable. She believes that women suffer because they do not express। देखो जो उर्मी है ना, उसका ये मानना था कि वुमेन जो है इसलिए सफर करती है क्योंकि वो अपनी जो प्रॉब्लम है उससे वो एक्सप्रेस नहीं करती, उसके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो उसे सामने नहीं आने देती। Expressing one's resentment can be oral, through the media or through writing। तो expressing का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब
जो वुमेन है वो बस सामने से बोले, ऐसा ही नहीं है। वो अपने राइटिंग के थ्रू, मीडिया के थ्रू या फिर बोल कर भी अपनी प्रॉब्लम्स को सामने लाए, सामने रखे। तो उर्मी इज डिटरमाइंड टू पब्लिश मीराज पोम्स। देखो हमें नोवेल में देखने को ये तो मिलता है कि उर्मी जो है वो मीरा का पोएम पब्लिश करना चाहती है, बट ऑथर ये क्लियर नहीं करता कि उर्मी अपने इस अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो पाती है या फिर नहीं। By the end of the novel, उर्मी emerges as a strong character. तो जब नोवेल का एंडिंग होने लगता है तो हमें उर्मी एज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इमर्ज होते हुए दिखती है, एंड शी हैज कम आउट ऑफ हर ग्रीफ। और वो अपने दुख से, अपने ग्रीफ से बाहर आ चुकी होती है, अपनी डॉटर की डेथ की ग्रीफ से, एंड शी कैन फेस लाइफ। और अब वो लाइफ का सामना कर सकती है, लुकिंग एट द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ। वो लाइफ का एक ब्राइटर साइड भी देखती है। शी रिजॉल्व्स टू गेट, अब वो वापस अपने काम में वापस लग जाती है, अपना लाइफ जीने लगती है नॉर्मली। एंड वो अब ये चीज समझ चुकी है कि हमें लाइफ को जीना है डिस्पाइट द थ्रेट ऑफ डेथ। मतलब लाइफ में कुछ भी हो, लाइफ गोज ऑन, लाइफ हैज टू बी लिव्ड। So this was the character of Urmi. नाउ किशोर, तो नेक्स्ट करेक्टर है किशोर। तो किशोर कौन है? वो उर्मी का हस्बैंड है, एंड मीरा, मीरा का सन है। मीरा कौन है और उसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर दिया है। और वनाज हाफ ब्रदर, और मैं यहाँ पे हाफ ब्रदर क्यों मैंने यहाँ पे दिया हुआ है वो भी यहाँ पे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है कि वना और किशोर दोनों स्टेप ब्रदर और सिस्टर हैं। सो शी, आई मीन से ही इज रिमोट फिगर। वो एक रिमोट फिगर की तरह हमें इस नॉवल में देखने को मिलता है, वेरी रेटिसेंट एंड मतलब उसके बारे में हमें नॉवल में ज्यादा कुछ पता नहीं है, बस इतना पता चलता है कि वो बस एक सपोर्टिव हस्बैंड है। एंड उसका अगर प्रोफेशन की अगर बात करें तो वो एक मर्चेंट नेवी है। और इस नोवेल में किशोर नहीं होता क्योंकि ऑफ कोर्स वो नेवी है तो वो यहाँ पे बाहर होता है। और शशि देश पांडे के मोस्ट ऑफ द नोवेल में आप देखोगे ना तो आपको मेल कैरेक्टर या तो बहुत ही छोटा सा रोल में दिखेंगे या तो फिर एब्सेंट रहते हैं, एंड कैन नॉट प्रोवाइड मच ऑफ द कंपनी ऑफ टू हिज वाइफ। और हाँ, तो किशोर नेवी है, तो हम लोग तो जानते हैं कि नेवी का काम मतलब कैसा, किस टाइप का होता है। तो वो ऑफ कोर्स अपनी वाइफ को उतना ज्यादा जो है कंपनी प्रोवाइड नहीं कर पाता। फ्रॉम उर्मीज अकाउंट ऑफ हिम, अगर उर्मी की तरफ से देखें कि उर्मी क्या सोचती है किशोर के बारे में, तो वी लर्न दैट किशोर इज ओपन माइंडेड। हमें पता चलता है कि किशोर एक ओपन माइंडेड पर्सन है, एंड ही इज अर्निंग अ लॉट। वो बहुत अर्न करता है, मतलब उसकी इनकम काफी अच्छी है, बट ही डज नॉट माइंड हिज वाइफ वर्किंग। मतलब होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो इतना जॉब कर ही रहा हूँ, मेरी अर्निंग तो है ही ज्यादा, तो मेरी वाइफ क्यों काम करे। अभी तो ऐसा नहीं है, बट सम प्लेसेस पे ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है, वो एक ओपन माइंडेड पर्सन है और उसे अपनी वाइफ के काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उर्मी डज नॉट नीड मनी बट शी इज, देखो उर्मी को मनी का ऐसा कोई नीड नहीं है कि दोनों ही वर्किंग होंगे तभी घर चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैंने बताया कि जो किशोर है उसकी अर्निंग काफी सही है, बट उर्मी जो है एक इंडिपेंडेंट वुमन है और वो चाहती है कि वो अपना खर्चा खुद उठाए, और वो जितना अर्न करती थी वो खुद पे उतना ही स्पेंड करती थी, नॉट फ्रॉम द किशोर सेंड्स हर। मतलब उससे खर्च नहीं करती थी जो किशोर उसे भेजता था। और किशोर भी इस बात को जानता था कि जो उर्मी है वो अपने पैसों को खर्च करती है, किशोर के पैसों को वो यूज नहीं करती। बट ये भी इस बात पे, जो किशोर है इस बात पे इंटरफेयर नहीं करता है उसका, क्योंकि वो जानता है कि उर्मी किस तरह की वुमन है, उसे एक इंडिपेंडेंट वुमन है और उसे अपना लाइफ वो खुद की तरह से जीने देता है। nor does he try to influence any of her decisions। और ना ही ऐसा भी नहीं है कि उर्मी ने कोई डिसीजन लिया तो किशोर उसमें इंटरफेयर करे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि किशोर जो है एक ओपन माइंडेड पर्सन है। किशोर इज ऑफ अ क्वाइट नेचर। ही हैड बीन उर्मीज नेबर एट रानी दुर्ग। देखो किशोर जो है काफी शांत नेचर का पर्सन है, रहता है नोवेल में, एंड वो उर्मी का नेबर होता है रानी दुर्ग में। अब रानी दुर्ग में कब उर्मी रही थी ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है, क्या हुआ था, अपनी मदर से दूर हो गई थी वो, तो ये सब हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। सो आप, आई होप कि आपको ये बात पता होगी, आपको ये क्लियर होगा। अगर नहीं है तो प्लीज काइंडली चेक द प्लेलिस्ट। इवन एज अ यंग मैन हिज अप्रोच टू उर्मी वॉज रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडर्ड। हाँ, तो जब उर्मी से वो पहली बार मिला था स्टार्टिंग टाइम पे जब उन लोगों का मैरिज नहीं हुआ था, तब भी एज अ यंग मैन जो किशोर है वो उर्मी के साथ काफी अच्छा था। वो रिस्पेक्टफुली उससे बात करता था और उसकी काफी हेल्प भी की थी। तो अब आती है हमारी नेक्स्ट करेक्टर, और वो नेक्स्ट करेक्टर है मीरा।
मीरा कौन है? तो मीरा वॉज किशोर्स मदर हु डाइड इन चाइल्ड बर्थ लिविंग हर 1 डे ओल्ड चाइल्ड। तो मीरा जो है वो किशोर की मदर होती है एंड वो चाइल्ड बर्थ पे, किशोर जब इन्फेंट होता है, 1 डे का इन्फेंट होता है, वो एक छोटा चाइल्ड होता है, तब ही उसकी जो मदर है वो मतलब मीरा, उसका डेथ हो जाता है। और अगर मीरा की कैरेक्टर की बात करें तो इसका जो कैरेक्टर मतलब मीरा का तो डेथ हो चुका था, मतलब वो इस कैरेक्टर में एज अ पर्सन तो है ही नहीं, तो हमें उसके बारे में पता कैसे चला? तो मीरा का जो कैरेक्टर है वो सामने आया उसकी डायरी के थ्रू, और वो डायरी जो उर्मी के पास थी, और वो उससे डायरी कैसे मिली, क्या हुआ, तो ये सब कुछ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जो मीरा का कैरेक्टर है ये हमें उसके डायरी के थ्रू सामने आया, हमारे सामने आया, उसका पोयम और दूसरे राइटिंग्स के थ्रू सामने आया। और उर्मी जो है वो मीरा का मतलब कैसा लाइफ था उसके बारे में उसका सोचना, उस पर कमेंट करना, उसके थ्रू हमें मीरा के कैरेक्टर के बारे में पता चला। तो मीरा कम्स अप अलाइव through this technique as an educated young woman who was very advanced for her times। तो मीरा के बारे में हमें क्या पता चलता है कि मीरा जो थी वो काफी एडवांस वुमन थी अपने टाइम की। और जो मीरा का कुछ फोटोग्राफ्स भी था उसके सामान के साथ, उसके डायरी लेटर्स वगैरह के साथ। तो उर्मी जो है वो इमेजिन करती है कि मीरा जो है एक ड्रीमी आइट था उसके पास, मतलब बहुत सपने थे मीरा की आंखों में। और मीरा काफी प्लेन थी, एकदम सिंपल थी, बट काफी अट्रैक्टिव भी थी। We cannot ascertain the exact time when मीरा was growing up, but देखो मीरा का उसके डायरी के थ्रू हमें ये पता नहीं चलता कि मीरा का मतलब उस टाइम पे क्या था, मीरा का टाइम जब था, जब मीरा लाइव थी, तो उस टाइम पे किस तरह का टाइम चल रहा था, वुमेन के लिए किस तरह का टाइम था। लेकिन हमें ये एक चीज पता चलता है कि ये वो टाइम था जब वुमेन को एजुकेशन के लिए तो वुमेन का एजुकेशन तो एक्सेप्टेड था, बट उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब अपनी बात रखना वो एक्सेप्टेड नहीं था। मतलब उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने की, वुमेन को अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम नहीं थी। तो मीरा की डायरी एंट्री से हमें उसके पेरेंट्स और मीरा उनका रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो हमें ये पता चलता है कि मीरा जो थी वो अपनी मदर से ज़्यादा अपने फादर से क्लोज थी, और मीरा जो है अपनी मदर की तरह नहीं बनना चाहती थी, जैसे सेल्फ ऑब्लिटरेटिंग एंड म्यूट एंड हेल्पलेस। मतलब वही होता है ना कि जैसे कि उसकी जो मदर थी वो काफ़ी हेल्पलेस थी, म्यूट थी, मतलब उनके साथ अगर कुछ मतलब हो, कुछ बुरा हो तो वो कुछ बोलती नहीं थी, एक्सप्रेस नहीं करती थी। तो वो चीज़ मीरा को पसंद नहीं था, तो वो अपनी मदर की तरह बनना नहीं चाहती थी। और मीरा जो है एज अ कॉलेज स्टूडेंट जो थी वो पोएट बनना चाहती थी, एंड शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द पोएट वेन्यू। तो एक पोएट थे वेन्यू जिससे वो काफ़ी इम्प्रेस थी, एंड वो भी उनकी तरह जो है पोएम्स वगैरह लिखना चाहती थी। शी रोट चार्मिंग वर्सेस दैट were inspirational in the beginning, but she hid them for fear of ridicule। अब देखो उस टाइम पे जो वुमेन है उनका राइटिंग को ज़्यादा सपोर्ट ही किया जाता था। उसे राइटिंग करना तो बहुत पसंद था, पोएम्स लिखना तो बहुत पसंद था, बट उसे उन चीज़ों को सामने लाना, मतलब वो अपनी पोएम्स वगैरह को छुपा कर रखती थी। क्यों? ताकि उसका मजाक ना बनाया जाए। लेटर इन लाइफ आफ्टर हर मैरिज, अब मीरा की शादी के बाद हर पोएम बिकेम ड्रीम एक्सक्यूडिंग फियर एंड डिस्पेयर। अब उसका पोएम तो काफी पहले इंस्पिरेशनल वगैरह था, लेकिन बाद में जब उसकी शादी हो गई, जब उसका मैरिज हो गया, तो उसकी पोएम में हमें डिस्पेयर वगैरह देखने को मिला, एक एक्सक्यूडिंग फियर देखने को मिलने लगा। When Meera met the poet Venu and she showed him her poems, he just thwarted her dreams। अब देखो मीरा जो है पोएट वेन्यू से मिली, और उसने अपनी पोएम्स जो है वो राइटर को दिखाया। तो वो जो राइटर है उसने जो है वो मीरा के जो ड्रीम था उसको पूरी तरह से जस्ट ही थवाटेड हर ड्रीम्स, एंड उसको एडवाइस करता है वो पोएट कि तुम ये पोएट्री जो है ना, ये सब वो वुमेन का काम नहीं है, सब मेन का काम है, तो ये सब मेन पे ही छोड़ दो। Mira was rebellious in a way. Of course, in the patriarchal system, she did not have any chance to speak out, but she said no। देखो उस टाइम जैसे हम लोगों ने देखा कि मीरा का जो टाइम था उस टाइम पे वुमेन का एजुकेशन एक्सेप्टेड था, बट उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं एक्सेप्टेड था। तो मीरा जो थी लेकिन वो रिबेलियस थी, एंड ऑफ कोर्स वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो
जो वुमेन है उन्हें नो कहने का चांस नहीं मिलता है, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकती है, बट मीरा ने यहाँ पे हिम्मत दिखाई, उसने नो कहा whenever she could, जब भी वो कह सकती थी। She was also possessive of her identity, वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर भी काफी पॉजिटिव थी। जैसे कि उसका शादी के बाद उसका जो नाम है, पहला नाम, वो चेंज करने की बात है कि अब शादी हो गई तो अब नाम चेंज करो, तो बट उसने वो नाम जो है चेंज करने नहीं दिया। दे कॉल्ड हर निर्मला। देखो मीरा जो थी ना, उसका नाम तो मीरा था, बट शादी के बाद जो है उसका नाम चेंज करके उन लोगों ने निर्मला रखने की कोशिश की, बट जो मीरा थी वो इस पे रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। मतलब अगर कोई इसे निर्मला बोले तो वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, अगर कोई इसे मीरा कर कर बुलाए तभी वो रिस्पॉन्ड करती थी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि किस तरह से वो रिबेलियस हो रही थी, मतलब जितना वो फाइट कर सकती थी इस चीज से उतना मीरा ने किया। डिस्पाइट ऑल हर एंगर, डिस्पेयर एंड फियर्स, मीरा वॉज नॉट एन अनवुमनली वुमन। अब देखो इन सारे एंगर, डिस्पेयर और फियर्स के बाद भी मीरा एक अनवुमनली वुमन नहीं थी। शी लव्ड लाइफ एंड वांटेड टू लिव। वो अपनी लाइफ से बहुत प्यार करती थी, वो अपनी लाइफ को खुशी से जीना चाहती थी। मीरा वॉज नेवर हैप्पी एज अ वाइफ। मीरा जो है वो कभी भी एज अ वाइफ हैप्पी नहीं रही सकी थी, बट जब ऐसा मतलब उसे हुआ कि मे बी वो अच्छी मदर बन सकती है, मे बी वो हैप्पी मदर बन सकती है, बट क्या हुआ कि जब वो मदर बनी तब चाइल्ड बर्थ पे ही उसकी डेथ हो जाती है। सो यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर है शकुताई, और शकुताई जो है वो बॉम्बे के एक चौल, बॉम्बे जो मतलब पहले मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, तो उसके एक चौल में रहती है। एंड उसके 3 चिल्ड्रन है, कल्पना, संध्या और प्रकाश। सो शी इज वर्किंग इन अ स्कूल प्रोबेबली एज अ प्यून। तो वो एज अ प्यून एक स्कूल में काम कर रही होती है, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होती है, और जो शकुताई का हस्बैंड है वो उसे किसी और वुमन के लिए छोड़ के चला जाता है, और वो अपनी सिक्योरिटी में ये लाइफ जी रही होती है। एंड दैट इज व्हाई शी टर्न्स टू शुलूज हस्बैंड प्रभाकर फॉर मेल सपोर्ट। अनफॉर्चुनेटली शकुताई मेक्स अ मिस्टेक इन जजिंग प्रभाकर। यस, अनफॉर्चुनेटली जो शकुताई है वो प्रभाकर को गलत समझ लेती है, वो प्रभाकर को एक अच्छा इंसान समझ लेती है, एंड which is because of her love for Shulu and her dependence on प्रभाकर। और प्रभाकर पे वो काफी भरोसा भी करती है, और शायद इसलिए वो समझ नहीं पाती है कि कल्पना क्यों मना कर रही है शुलू मौसी के घर जाने से, क्या आखिर इसके पीछे क्या क्या डीपर मीनिंग है। और देखो ये क्यों मना कर रही होती है और क्या क्यों वो जाती है सुलू मौसी के घर, ये सब हम लोगों ने पहले ही पता कर लिया है कि कल्पना का क्या था, और आगे भी शायद हम देखेंगे। शायद कल्पना का जो करेक्टर है उसमें, वेल मैं यहाँ पे एक बार फिर बता देती हूँ कि कल्पना जो शुलू मौसी होती है कल्पना की, वो बोलती है कि कल्पना को पढ़ने के लिए आप मेरे घर भेज दो। और वो जब जाती है तो उसे प्रभाकर का कुछ बिहेवियर कुछ पसंद नहीं आता, वो बड़ा अजीब सा होता है। तो कल्पना फिर वापस दोबारा से जाने से मना कर रही होती है, जिसपे उसकी जो मदर है उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जो है शी थिंक्स कल्पना इज बीइंग whimsical, एंड व्हेन कल्पना कम्स बैक stubbornly refusing to सुलू, शकुताई का रिएक्शन जो होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है। तो एज अ वुमन शकुताई का भी कुछ सपना होता है, एक मैरिड हैप्पी मैरिड लाइफ का, एक गुड एंड अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड का, एंड ऑफ owning things. She tells Urmi that one of her dream had been to get a cooking gas. अब देखो वो जो शकुताई है वो उर्मी को अपना सपना बताती है, दैट कि उसके कुछ सपने थे, जैसे कि उसके पास एक कुकिंग गैस कनेक्शन हो, एंड सेकंड कि उसके पास एक मंगलसूत्र हो जो कि गोल्ड का बना हुआ हो, एंड जो उसका ड्रीम है ये भी टूट जाता है। और कैसे टूटता है और क्यों टूटता है ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग आज जल्दी आगे बढ़ते हैं अभी, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास बहुत, ऑलरेडी हमारा 30 मिनट्स खत्म हो चुका है। तो हर लाइफ विथ हर हस्बैंड वाज पैथेटिक एंड शी इज फिल्ड विथ एंगर। तो जब उसका हस्बैंड उसे छोड़ के चला जाता है, और पहले भी उसकी लाइफ जो है उसके हस्बैंड के साथ एक पैथेटिक लाइफ होती है, एंड वो पूरी तरह से गुस्से से भर जाती है व्हेन शी टॉक्स अबाउट हिम, एंड द man was worthless and she decided not to have a। तो मतलब अब जब उसका हस्बैंड किसी और वुमन के लिए उसको छोड़ के चला ही गया, तो वो मंगलसूत्र बना के क्या ही करेगी, और जितना उसका अर्निंग है उससे तो वो एक नया गैस कनेक्शन तो नहीं अर्न कर सकती है। मतलब ऐसा ये शकुताई बोल रही होती है उर्मी से। सो आवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज कल्पना। तो कल्पना कौन है? कल्पना जो है वो शकुताई की डॉटर होती है। कल्पना जो है काफी गुड लुकिंग होती है, स्मार्ट होती है, और उसे अच्छे से ड्रेसअप करना काफी पसंद होता है। एंड
वो एक शॉप में काम भी करती है और वो ऑफनली जो है वो खुद को एक फैंसी ड्रेस में रखती है, नेल पॉलिश लगाती है, लिपस्टिक लगाती है। और जब कल्पना जो है बड़ी हो रही होती है तो शुलू मौसी जो है उसके घर आती है और उसे अपने घर लेके जाती है उसका देखभाल करने के लिए, उसको अच्छे से पढ़ाने लिखाने के लिए। एंड द ऑफर वॉज गुड फ्रॉम शकुताइज एंगल, और अगर शकुताई की तरफ से देखा जाए तो ऑफर भी काफी सही था, अच्छा था। She wanted her children to get an education and settle down well in life. शकुताई of course वो चाहती थी कि उसके जो बच्चे हैं उसका एक अच्छा लाइफ हो, अच्छा फ्यूचर हो। बट आफ्टर अ वाइल, कुछ टाइम के बाद कल्पना जो है वो वापस आ जाती है और वो वापस शुलू मौसी के घर जाने से मना करती है। शकुताई को इस बात पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो उससे कर्ज वगैरह करने लगती है विदाउट एवर लुकिंग इनटू द कॉज ऑफ हर रिफ्यूजल। मतलब वो शकुताई ये नहीं जानना चाहती कि क्यों मना कर रही है, बस वो बोल रही है कि तुम whimsical हो रही है ऐसा कुछ करके। She has her own aspirations. She likes a young man whom she wants to marry and rejects Prabhakar's offer. अब देखो, जो कल्पना होती है उसका खुद का कुछ एस्पिरेशंस होता है एंड वो एक मैन को लाइक भी करती है और वो उससे मैरी करना चाहती है। और इसलिए जब प्रभाकर उसे मैरिज का ऑफर करता है तो वो उसे रिजेक्ट कर देती है। एंड शी इज पनिश्ड फॉर एक्सरसाइजिंग हर फ्री विल and harboring dreams. Kalpana may not revive from her coma. तो ये जो है कल्पना का करेक्टर ऐसा होता है। इसमें से अगर मैं आपको लिटरली बताऊं तो सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर उर्मी का ही है और मीरा का मुझे लगता है। बट अगर आप इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लो तो आपको अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको एलैबोरेट करके लिख सकते हो, क्योंकि आपको ये पता है कि कल्पना की स्टोरी में कल्पना का करेक्टर कैसा है, उसके बाद किस तरह से उसको नोवेल में शो किया गया कि कैसे वो दिखी थी। सबसे पहले वो हॉस्पिटल में दिखी थी, अपियर हुई थी, फिर क्या हुआ था। तो ये सब चीज़ आप खुद से एलैबोरेट करके लिख सकते हो। सो ये एक बेसिक नॉलेज है कि आप किस तरह से लिखना आपको चाहिए, किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। So besties, now this is the end of this session along with this unit and blog, and I hope this session is helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel, and yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will get updated with the notices of IGNOU. And there is something which I wanted to tell you is कि अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो जून 2023 के एग्ज़ाम के बाद ही होगा, क्योंकि इसमें मुझे भी एग्ज़ाम देना है। और एज वी नो कि इग्नू में ज़्यादातर वही लोग होते हैं जिनका जो वर्किंग है। तो देखो, एक वर्क है फिर अपनी एग्ज़ाम है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो अब जो आपका नेक्स्ट सेशन है वो जून एग्ज़ाम के बाद होगा। एंड हाँ, अब क्या है कि अब आप कैसे पढ़ोगे, तो उसके लिए मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी वीडियो प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आप लोगों को स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए या नहीं। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या, मतलब आप कैसे पढ़ो, कि आप कौन सा ब्लॉक या कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें कि आपके ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन होंगे। तो वो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो हम लोग उस स्ट्रैटेजी वीडियो में उसमें बात करेंगे। एंड आपको बस मुझे यही बताना है। ऐसे तो मैं कम्युनिटी सेक्शन में भी डालूंगी कि आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए या नहीं, तो आप लोग मुझे वहां भी बता सकते हैं और यहाँ कमेंट बॉक्स में भी बताओ। और जहाँ तक PYQ की बात है तो वो सब मैं टेलीग्राम चैनल पे ही डालूंगी उसकी PDF। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू एंड यस, अपोलोजाइज दैट कि मैंने बहुत लंबे टाइम से वीडियो जो है वो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल चल रहा था एंड अभी भी है। बट मैं आई वांटेड टू हेल्प यू, ओके। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट थॉट अबाउट, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊं। तो बस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को चाहिए या नहीं। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करी सो दैट कि आप लोग को ये चीज़ याद रहे और आप लोग कमेंट में एटलीस्ट ये तो बताओ कि आप लोग को वीडियो चाहिए या फिर नहीं। तो यही करना है आपको। एंड नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन excuse me, until then, take care, goodbye and stay happy.